दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि इस मामले में इटली सरकार ने अभी तक भारत को कोई भी जानकारी नहीं दी है। रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि इस मामले में भारत सरकार ने इटली सरकार से संपर्क किया है, लेकिन अभी तक भारत सरकार को कोई जानकारी नहीं मिली है। जांच के पहले किसी भी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। उन्होंने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के बारे में कहा कि उनको इसके मामले में कुछ पता नहीं है। I told you we have already given this issue to the CBI. Let us see the progress of CBI inquiry. At any stage of the inquiry, if anybody is guilty, if anywhere in the deals, they will have to pay the price. He will take actions. Nobody will spare. रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने साफ किया है कि हेलीकॉप्टर डील मामले में दलाली की खबर आने के बाद ही जांच के आदेश दे दिए गए थे। सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी और इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। सहारनपुर में किसानों और आम आदमी की परेशानियों के लिए प्रशासन को जिम्मेदार मानते हुए आज आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली। गांधी पार्क से शुरू हुई ये रैली घंटाघर चौक से होते हुए कमिश्नर दफ्तर पर पहुंची, जहां कमिश्नर को किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया। सहारनपुर में किसानों के साथ हो रही ज्यादतियों को दूर करने का बीड़ा आम आदमी पार्टी ने उठाया है। वहीं फार्मर्स फोरम के किसानों ने भी आम आदमी पार्टी का साथ देते हुए इस रैली में अपना सहयोग दिया। किसान नेताओं का कहना था कि जिले के किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। किसान के खेत में बिजली के बड़े बड़े खंभे गाड़ दिए गए हैं, मगर मुआवजे के नाम पर बहुत बड़ा खेल हो रहा है। गैस पाइपलाइन के नाम पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है। वहीं जिले की कई चीनी मिलों पर किसानों के गन्ने का सैकड़ों करोड़ बकाया चल रहा है, जिसकी वजह से किसान अपनी बेटियों के हाथ भी पीले नहीं कर पा रहे हैं और उनके बच्चों की स्कूली फीस भी अदा नहीं हो पा रही है। किसानों के घर के हालात दिन पर दिन खराब ही होते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और किसानों का ये गठजोड़ सहारनपुर में नया गुल खिला सकता है। किसानों की दुखती पर हाथ रखकर आम आदमी पार्टी ने नए समीकरण बनाने की पुरजोर कोशिश की है। वहीं इस गठजोड़ से बाकी राजनीतिक दलों में भी परेशानी और घबराहट का माहौल नजर आ रहा है। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हैं। 4 बदमाशों ने थाने के ठीक सामने एक अस्पताल में घुसकर लूटपाट की। बदमाशों की ये पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गाजियाबाद में सिहानी गेट थाने से चंद कदमों की दूरी पर लोहिया नगर में बीती रात बदमाशों ने सिंघम नर्सिंग होम पर धावा बोल दिया और वहां मौजूद स्टाफ को बंधक बनाने के बाद उनसे मोबाइल फोन और ज्वेलरी लूट ले गए। बदमाशों ने वारदात के दौरान स्टाफ के लोगों ज्ञानवती, श्यामलाल, दर्शन सिंह और लक्ष्मी देवी को अपना शिकार बनाया। पुलिस ने लूट की FIR दर्ज कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का दावा है कि वो बदमाशों का खुलासा जल्दी ही कर देगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज आध्यात्मिक नगरी कुंभ में सपरिवार पधारे और उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा आज 11:30 बजे इलाहाबाद पहुंचे। घने कोहरे के चलते वो 2 घंटे देर से इलाहाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने चिदानंद जी के आश्रम में रविशंकर जी से मुलाकात की और इसके बाद सपरिवार संगम में आस्था की डुबकी लगाई। विजय बहुगुणा शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी का आशीर्वाद लेने भी उनके आश्रम पहुँचे और उसके बाद अपने पिता हेमवती नंदन बहुगुणा की स्मृति में चल रहे भूले भटके शिविर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद की घटना पे किसी भी राजनीतिक दल को राजनीति नहीं करनी चाहिए। शाही स्नान वाले दिन घटी दुर्घटना के बारे में विजय बहुगुणा ने बोला कि इस बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। माँ गंगा के प्रति अगर विदेशियों की आस्था देखनी हो तो कुंभ जरूर आए। किस तरह से विदेशी माँ गंगा के भक्ति में डूबकर नाच गा रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे माँ गंगा के प्रति उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में गंगा भक्तों के अनेक रूप देखने को मिल रहे हैं। ऐसे ही कुछ विदेशी गंगा भक्त पूरे जोश और भक्त में डूबकर गंगा की महिमा का बखान नाच गाकर कर रहे हैं। यही नहीं, ये विदेशी गंगा भक्त गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए श्रमदान भी कर रहे हैं और उनका ये अंदाज सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। यही नहीं, ये विदेशी भक्त गंगा की सफाई के प्रति भी काफी चिंतित हैं और जब भी मौका मिलता है गंगा घाटों पर पहुंचकर सफाई करके देश को एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं।
इलाहाबाद में लगे आस्था के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े ने सेक्स स्कैंडल में फंसे नित्यानंद को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजने के बाद विवाद को हवा दिया है। सेक्स स्कैंडल में जेल की हवा खा चुके स्वामी नित्यानंद को आखिरकार महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया। नित्यानंद को महानिर्वाणी अखाड़े ने महंत की उपाधि प्रदान की है। अब उनकी शान से शाही पथ पर शाही सवारी निकलेगी। बसंत पंचमी के शाही स्नान से वे महानिर्वाणी अखाड़े के मंडलेश्वरों के साथ डुबकी लगाएंगे। विवाद से बचने के लिए अखाड़े ने देर शाम गुपचुप तरीके से नित्यानंद का पट्टाभिषेक कर दिया। इस विवादित शख्सियत को महामंडलेश्वर की उपाधि देने के बाद तमाम अखाड़ों और साधु संतों को आमंत्रण पत्र भी नहीं दिया गया। हालांकि नित्यानंद को महामंडलेश्वर पद देने के मामले में अखाड़े ने उन पर लगे आरोपों को उनका निजी मामला बताया है। साथ ही यह भी कहा है यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। यह पहला मामला है जब दक्षिण भारत के किसी संत को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। अखाड़े द्वारा नित्यानंद को महामंडलेश्वर की उपाधि देने के बाद और अखाड़े के साधु संतों ने इसका विरोध किया है। विवादों में पहले से ही फंसे नित्यानंद पर महामंडलेश्वर बनने के बाद साधु संतों ने अपनी नाराजगी जताई है। रायबरेली में आज ट्रक और टेम्पो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। मिलेरिया थाना क्षेत्र के चकदादरपुर गांव के पास फैजाबाद की तरफ से आ रहे ट्रक और रायबरेली की तरफ से जा रहे टेम्पो की जैसे ही टक्कर हुई, आसपास के लोगों का मजमा लग गया। आनन फानन में टेम्पो में सवार लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब आधा दर्जन घायल लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर इलाज के दौरान एक युवक की और मौत हो गई। मरने वाले 5 लोगों में 2 महिलाएं व एक 6 साल का बच्चा भी शामिल है। टेम्पो में सवार सभी लोग रतापुर से शादी समारोह में जा रहे थे। घटना की खबर पाकर स्थानीय विधायक अखिलेश सिंह व जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों का जायजा लिया। रायबरेली की सड़कों में दौड़ रहे खटारा वाहनों की पोल आज इस घटना ने जरूर खोलकर रख दी है। अमरोहा में दबंगों ने होमगार्ड की लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। बलात्कार में नाकाम होने पर दबंगों ने होमगार्ड की लड़की और उसकी पत्नी की जमकर पिटाई की। होमगार्ड ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे होमगार्ड ने न्याय के लिए चेतावनी दी है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो पूरे परिवार के साथ मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा लेगा। प्रदेश सरकार प्रदेश को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने के लिए करोड़ों रुपया माहवार खर्च कर रही है, लेकिन महा कॉलेजों में व स्कूलों में मौजूद व्यापक समस्याओं को लेकर उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिन बच्चों के हाथों में कलम होती है, आज उन्हीं में वही काम कराया जा रहा है जो एक मजदूर करते हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के मोहल्ला तगासराय में सरकारी स्कूल गणेश पाठशाला में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी धनराशि शासन द्वारा स्कूल को दी गई थी। उस स्कूल के निर्माण कार्य में मजदूरों की जगह छोटे छोटे बच्चों को ईंट, रेत, बदरपुर व मिट्टी डालने का काम कराया जा रहा था। प्रदेश सरकार सर्व शिक्षा अभियान योजना व केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार प्रदेश को पूर्ण रूप से साक्षर बनाने के लिए योजनाएं बना रही है, लेकिन स्कूलों में तैनात अध्यापक व शासन के प्रशासन के आदेशों को काम में कोई मायने नहीं रखते हैं। आज गणेश पाठशाला के अध्यापकों ने एक छोटे बच्चों को एक छात्र न बनाकर बाल मजदूर बना दिया। आगरा ताज नगरी में 19 फरवरी से चलने वाले ताज महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह महोत्सव 19 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक चलेगा और इसका उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। यह महोत्सव 10 दिन तक चलेगा। पूरे देश दुनिया में मशहूर ताज नगरी आगरा का ताज महोत्सव शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। महोत्सव में होने वाले कार्यक्रमों को भी फिक्स कर दिया गया है। किस दिन कौन सी सेलिब्रिटी मंच पर परफॉर्म करेगी, ये भी तय कर लिया गया है। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव का उद्घाटन सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे। ताज नगरी में 19 से 28 फरवरी तक चलने वाले ताज महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गयी। आगरा प्रशासन द्वारा ये भी तय कर लिया गया कि किस दिन कौन कलाकार मंच पर अपनी कला का मंचन करेगा। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 19 फरवरी को करेंगे और इसी दिन उनके सामने ब्रिज फोक के मुरारी लाल शर्मा व लाफ्टर फेम कपिल शर्मा अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। इसी तरह महोत्सव के अंतिम दिन निजाम ब्रदर्स अपनी प्रस्तुति देंगे। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव के लिए शिल्पग्राम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे शिल्पग्राम को गेरुए व सफेद रंग से रंगा जा रहा है। इसके साथ ही मुक्ताकाशी मंच, जहां रोजाना शाम को कार्यक्रम होंगे, उसे भी युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि वो पूरी तरह से महोत्सव के लिए तैयार है।
और इस महोत्सव में शिल्पग्राम को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और इस 10 दिन तक चलने वाले महोत्सव में कई सेलिब्रिटी अपनी प्रस्तुति भी देंगी। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र के जंगलों से लगे आबादी वाले इलाकों में इन दिनों हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथियों का कहर इतना बढ़ चुका है कि शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर होने लगे। टनकपुर के गेंडाखाली, छीनीकोट, आमबाग, उचौलीकोट व ककराली गेट इलाकों के ग्रामीण इन दिनों आतंक के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल वनों से लगे इन इलाकों में हाथियों के आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी जंगलों से इन आबादी इलाकों में आकर जहां सैकड़ों एकड़ फसलों को नष्ट कर चुके हैं, वहीं कई ग्रामीण इलाकों के मकानों को भी हाथी अपने तांडव से नष्ट कर चुके हैं। वहीं इन हाथियों के साथ मुठभेड़ होने से कई ग्रामीण काल के गाल में भी समा चुके हैं। इन इलाकों में हाथियों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए स्थानीय विधायक एवं पर्यावरण मंत्री हिमेश करकवाल का कहना है कि सरकार द्वारा दीवार व बार और फेंसिंग पार लगाकर इस इलाके के ग्रामीणों को जल्द ही हाथियों के आतंक से निजात दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार का दूसरा बजट सत्र कल से शुरू हो रहा है। इस सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सत्ता पक्ष ने विपक्ष से सहयोग की अपेक्षा की है, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सदन में घेरने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर प्रदेश में कल से अखिलेश सरकार का दूसरा बजट सत्र शुरू हो रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने 5 कालिदास मार्ग स्थित आवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ने तो हिस्सा लिया, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने बैठक का बहिष्कार किया। बहुजन समाज पार्टी ने ये दावा भी किया है कि उनकी पार्टी को जो कुछ भी कहना है वो सदन में ही कहेगी। हालांकि बाद में विधानसभा अध्यक्ष की बुलाई सर्वदलीय बैठक में बीएसपी ने हिस्सा लिया। बजट सत्र में जहां सत्ता पक्ष इस कोशिश में लगा है कि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चले, वहीं सभी विपक्षी दलों ने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुंभ के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी के साथ साथ सदन की कार्यवाही से बाहर रहने के संकेत दिए हैं। वहीं कांग्रेस ने कानून व्यवस्था, कुंभ, जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है। बहरहाल भले ही समाजवादी सरकार ये दावा कर रही हो कि सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन विपक्ष के तेवर ये साफ संकेत दे रहे हैं कि सदन की कार्यवाही हंगामे भरी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चलाई जा सकती है या नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार को विधानसभा सत्र के दौरान घेरने के लिए बीएसपी ने पूरी रणनीति बना ली है। तभी तो पार्टी दफ्तर में देर रात तक विधायकों की बैठक चली और रणनीति बनी। विधानसभा सत्र के दौरान बहुजन समाज पार्टी ने अखिलेश सरकार को घेरने की पूरी रणनीति बना ली है। बसपा सुप्रीमो मायावती समाजवादी पार्टी को हर मुद्दे पर घेरती हैं और अब बसपा ने पूरी तैयारी कर ली है। तभी तो सत्र से ठीक पहले इसे लेकर बीएसपी विधायकों की बैठक हुई। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश कार्यालय में पार्टी के सभी विधायक जमा हुए और विचार विमर्श हुआ। गौरतलब है कि सूबे की कानून व्यवस्था से लेकर किसानों के मुद्दों के अलावा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भगदड़ और कुंभ में अव्यवस्था को लेकर बीएसपी सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बना रही है। इतना ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के पास हथियार के रूप में यूपी की कानून व्यवस्था, कुंभ मेला हादसा और गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, जिसको हथियार के रूप में बीएसपी इस्तेमाल करेगी। स्मारक घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू ने आज मायावती सरकार में ताकतवर मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी से पूछताछ की। लखनऊ में लोकायुक्त एनके मल्होत्रा ने ईओडब्ल्यू को कुछ महत्वपूर्ण पहलू की जांच दी थी। उनके निर्देशों पर ईओडब्ल्यू ने समरक निर्माण से जुड़े अधिकारियों, पूर्व विधायकों, राजकीय निर्माण निगम और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों से पूछताछ की। बसपा सरकार में पीडब्ल्यूडी और सहकारिता मंत्री रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज तलब किया गया। आज उनसे इस बारे में काफी देर तक पूछताछ की गई और फिर जब पूर्व मंत्री बाहर निकले तो जैसे चेहरे पर हवाइयां सी उड़ी थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपको यहाँ पूछताछ के लिए बुलाया गया और क्या पूछा गया, तो कहीं न कहीं उनके चेहरे पर उड़ी हवाइयां उनकी जबान पर भी आ गई और उन्होंने लड़खड़ाती हुई जबान में कहा कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ चाय पीने जा रहे थे और उन्हें यहाँ बुला लिया गया। इससे पहले भी जहां लोक निर्माण विभाग के कई इंजीनियर और विधायक इस जांच के दायरे में आ चुके हैं, वहीं ये देखना दिलचस्प होगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के अलावा और किन लोगों का नाम इस पूरे घोटाले में शुमार होता है।
भले ही भ्रष्टाचार 7 दरवाजों के अंदर हो, लेकिन वो कभी न कभी उजागर हो ही जाता है। जी हाँ, प्रदेश के 2 सबसे बड़े आवास सीएम आवास व राजभवन में हुए फर्नीचर घोटालों में समाचार प्लस के किए खुलासे के बाद अब कैग ने भी घोटालों पर मोहर लगा दी है। भले ही देहरादून प्रदेश की अस्थायी राजधानी हो, लेकिन देहरादून में ही सरकार ने भव्य राजभवन और